क्या आप दुबले-पतले और कमज़ोर हैं? खाया-पिया नहीं लगता? जब भी खाना खाने बैठते हैं आपका दोस्त आपकी थाली लेकर भाग जाता है? तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं महाजनपद के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे पढ़कर आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद कलेक्टर बनने के बाद उस दोस्त की सुटाई कर सकते हैं, जो आपकी थाली लेकर भाग जाता था, जिसके कारण आप दुबले-पतले और कमज़ोर थे। साथ में ही आपका खाया-पिया भी नहीं लगता था। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसको समझने के बाद आप अपने दोस्त की बहुत अच्छे से खातिरदारी कर पाएंगे। साथ ही मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की भी लाया हूँ, जो आपको इन महाजनपदों को याद रखने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, काशी को अंग लगाकर अस्मक यूं ही गंध उड़ाकर हम याद करेंगे महाजनपद केला आम अंगूर खाकर। इस तरह से हम चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा लाउडली या फिर वजनदार तरीके से याद करने पर चीज़ें सिर्फ याद होती हैं, समझ में नहीं आती। और इंसान हो, दुनिया हो या फिर कोई टॉपिक हो, जब आप उसे समझ लेते हैं तो उसे फिर याद करना, उसे लिखना या फिर लोगों को समझाना बहुत आसान हो जाता है। हमारी जानकारी, ये किताब है भारत का इतिहास और इसमें हम महाजनपद के बारे में इसी से नोट्स बनाए गए हैं और एलपी शर्मा की ये किताब है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, 1.5 मिनट आपके चले गए हैं, इसके लिए कमेंट में मुझे गालियाँ दे सकते हैं और मैं माफ़ी भी चाहूँगा आपसे कि आपका समय गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे, ये लास्ट का पेज है जिसे मैं लास्ट में आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा और वहीं पर शॉर्टकट की बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम 16 महाजनपद या षोडश महाजनपद के बारे में जानते हैं। सामान्य रूप से एनसीईआरटी की बुक में ये इतिहास मिलता है कि 1600 या 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक या फिर 1750 ईसा पूर्व तक जो समय रहा वह सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। फिर 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह वैदिक कालीन समय था। इसके बाद का जो समय आया वह महाजनपद कालीन समय कहलाता है। दोस्तों, 1000 ईस्वी में लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे के आविष्कार ने पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था। ये हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को आप एक उंगली से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप अपने दोनों हाथों से उस चीज़ को उठा ले रहे हैं। तो जितना परिवर्तन आपकी ताकत में आया उतना ही परिवर्तन इस समय की आर्थिक स्थिति में आ चुका था, क्योंकि जो घने जंगल थे, दोआब का क्षेत्र हो या फिर नर्मदा घाटी, यमुना या इनके आसपास का जो क्षेत्र था, वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में घने जंगल थे, क्योंकि इधर बहुत अच्छी मिट्टी थी और बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी, जिनके कारण घने जंगल थे। अब लोहे के आविष्कार होने से हथियार अच्छे बने, साथ ही साथ जो हल चलाने के जो खुर होते थे हल के, वो पहले लकड़ी के हुआ करते थे, अब वे लोहे के होने लगे। इससे आर्थिक विकास हुआ। धीरे धीरे जो छोटे साम्राज्य थे, जैसे जन कहते हैं हम, कुल से आगे जो होता है जन होता है। एक कुटुंब का कई कुटुंब मिलकर एक जन बनते हैं और कई जन मिलकर एक जनपद बनते हैं। और जो छोटे छोटे जनपदों को जिनने हरण कर लिए और बड़ा क्षेत्र बना लिए, वे महाजनपद कहलाए। इस समय हमें 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य निकला, जिसका शासन बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों का विकास ना हो गया हो। तो आइए जानते हैं जनपद के बारे में। जनपद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्राह्मणों में हुआ, अतः कह सकते हैं कि जनपदों का उदय ब्राह्मण काल में हुआ होगा। प्रत्येक जनपद में बहुसंख्यक गांव एवं नगर होते थे। धीरे धीरे जनपदों की संख्या की कमी होने लगी। छोटे जनपद बड़े जनपदों में विलय होने लगे। विलय होने का मतलब है कि ये आपस में युद्ध करने लगे, क्योंकि जब इनका विकास हुआ, इनके पास हथियार आए, तो ये आपस में युद्ध करने लगे और जो ताकतवर था वह जीतता गया और जो कमज़ोर था वो हारता गया। आज भी आप देखिए, जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, इनके पास बहुत हथियार है, तो ये क्या करते हैं, हथियार बेचते हैं। और अगर कहीं हथियार बेचने की मंशा नज़र ना आए तो ये दो देशों को लड़वा कर कहते हैं कि भाई हथियार ले लो, वरना वो आक्रमण कर देगा। ये भारत से कहते हैं कि भाई चीन आक्रमण करने वाला है, तुम हथियार ले लो।
अब भारत ने बोला कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, अब मैं तुम्हें हथियार बेचूंगा, तुम खरीद के दिखाओ। तो इस तरह से ये पहले से ही होता चला आ रहा है। इस प्रकार महाजनपदों का निर्माण होने लगा। इसी काल में पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आते आते यह जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। महात्मा बुद्ध के उदय से पूर्व उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों अर्थात महाजनपदों में विभक्त था, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है, जिसका विवरण निम्नवत है। दोस्तों, इन दोनों ग्रंथों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि महाजनपदों के बारे में जानकारी निम्नलिखित ग्रंथ में मिलती है। तो दो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों से ही हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला महाजनपद आता है अंग। अंग यानी कि आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों यानी कि बिहार में यह अंग राज्य स्थित था, जिसकी राजधानी चंपा थी और यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, यानी कि जो प्रसिद्ध शासक हुए यहाँ के वे ब्रह्मदत्त थे। कालांतर में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। दोस्तों, मगध का जो पहला वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश भी कहते हैं और हर्यक वंश भी कहते हैं, और उनका जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। और बिंबिसार भारत के महानतम और वीर शासकों में से एक रहे हैं। जब आप मगध के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और इनके वंशजों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। दूसरे नंबर पर आता है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी और यह एक संपन्न और विस्तृत राज्य और वरुणा और वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य स्थित था। महात्मा बुद्ध के कुछ समय पहले ही कौशल राज्य ने इस पर अपना अधिकार किया था। यहाँ पर हमने अंग और काशी राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम देखते हैं बज्जी या ब्रज्जी के बारे में। यह 8 अथवा 9 जातियों का संघ था, यानी कि ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक नहीं या फिर राजतांत्रिक नहीं बल्कि गणतांत्रिक जो राज्य हुआ करता था। यानी कि 9 संघ थे, 9 संघ डिसाइड करते थे कि हमारा राजा कौन होगा, और यहाँ पर जो लिच्छवी थे वो सबसे प्रमुख गण माने जाते थे और शासक इन्हीं का होता था। इन जातियों में बज्जी, विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक मुख्य जातियाँ थी। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली ही बज्जी संघ राज्य की राजधानी थी। यानी कि कुछ ऐसे संघ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 16 महाजनपद में, जो कि राजतांत्रिक न होकर लोकतांत्रिक संघात्मक शासन के रूप में चलते थे। यहाँ पर राजा जन्मजात न होकर इन 8 या 9 जातियों से तय होता था कि कौन योग्य है और कौन अगला राजा बनेगा। अब हम देखते हैं मल्ल। संभवतया मल्ल राज्य का निर्माण 9 जातियों की सीमाओं से मिलकर हुआ था, यानी कि मल्ल भी एक संघ था, परंतु मल्लों की केवल 2 शाखाओं का ही उल्लेख हमें मिलता है। इनमें से एक की राजधानी कुशीनारा या फिर कुशीनगर और दूसरे की राजधानी पावा थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात मल्ल राज्य का मगध में विलय हो गया। 5वां आता है चेदी अथवा चेती। चेदी वंश भारत के प्राचीन क्षत्रिय वंशों में से एक था। यह वंश 2 स्थलों पर बसा हुआ था, एक नेपाल की तराई के निकट और दूसरा बुंदेलखंड में कौशाम्बी के निकट। इसकी राजधानी शुक्ल अर्थात शक्तिमती थी। इन्हीं की एक शाखा ने कलिंग में अपना पृथक राज्य स्थापित किया था। यह बात हुई चेदी या चेती की। दोस्तों, आप चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। मेरे कॉलेज में जो हमारी प्रोफेसर्स हैं वे अक्सर कहते हैं कि चीज़ों को आप लिंक कीजिए। यानी कि जब यहाँ पर महाजनपद स्थापित हो रहे थे उस समय यूरोप में क्या चल रहा था ये याद कीजिए, या फिर मैप में उठाकर देखिए कि चेदी कहाँ पर स्थित है, नेपाल कहाँ पर स्थित है। तो कई बार आप जब ज्योग्राफिकल या फिर फिजिकल मैप देखेंगे तो जो चीज़ें सीधे तौर पर याद नहीं हो रही है वो मैप से आपको ध्यान में आ जाएगी। फिर हम 6वां देखते हैं कुरु। इस राज्य में आधुनिक समय के दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर सम्मिलित थे। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर थी, परंतु यह राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं था।
दोस्तों इसके बाद हम 7वां महाजनपद देखते हैं पांचाल। पांचाल के विषय में जानकारी मिलती है। पांचाल प्रदेश हिमालय की तराई से चंबल नदी तक फैला हुआ था, जिसमें बदायूं, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और कुछ जिले सम्मिलित थे। परंतु महाभारत काल में ही यह दो भागों में विभक्त हो गया था। गंगा नदी इसको उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल में विभाजित करती थी। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली जिले में आधुनिक रामनगर और दक्षिण पंचाल की राजधानी कंपिल, ये यानी कि जो वर्तमान फर्रुखाबाद जिला है, वहाँ पर स्थित थी। ईसा पूर्व 6वीं 8वां 5वीं शताब्दी में पांचालों ने गणतंत्रीय राज्य की स्थापना कर ली। अभी तक हमने 3 गणतंत्रों के बारे में पढ़े हैं। पहला बज्जी के बारे में, दूसरा मल्ल के बारे में और फिर तीसरा इस पांचाल के बारे में। यानी कि आपको इन गणतंत्रों को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपद में वे कौन से राज्य हैं जो संघ थे। फिर 8वां महाजनपद देखते हैं मत्स्य अथवा मत्स्य। आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर यानी आधुनिक वैराट थी। फिर 9वां सुरसैन, यह राज्य मथुरा के आसपास था। मथुरा इसकी राजधानी थी। इसे भी मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। फिर आता है 10वां महाजनपद अस्मक अथवा अस्मक। यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर था। पोतन अथवा पोटली इसकी राजधानी थी। फिर यानी कि इनके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बढ़ा के लिखा है या किसी को छोटा लिखा। जो शिलालेख है या फिर जो जानकारी है ऐतिहासिक, उनमें इनकी इतनी ही जानकारी मिलती है। और जैसे ये गांधार हुआ, इसके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल थी, लेकिन मैंने उन्हीं को लिखा हूँ जो महत्वपूर्ण होती है। जैसे गांधार वर्तमान समय में कहाँ स्थित था, तो यह पेशावर और रावलपिंडी जिले में स्थित था, जो कि पाकिस्तान में है। इसकी राजधानी तक्षशिला, जिसे वर्तमान में तक्षशिला कहते हैं। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इसके बाद हम देखते हैं 12वां महाजनपद कम्बोज। इसमें कश्मीर के दक्षिण पश्चिम और काफिस्तान को वर्तमान पाकिस्तान और अफगान क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। यानी कि जो प्राचीन काल था, उस समय में काफिस्तान इसे कहा जाता था। दोस्तों इसके कुछ भाग सम्मिलित थे। पुंज के दक्षिण में रामपुरा काम्बोजों का मूल स्थान था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। कई बार चीज़ें बहुत हाईली हो जाती है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि ये क्या बोले जा रहा है, या फिर आपको लोड पड़ रहा हो। तो भाई धीरे धीरे देखना, 2-3 बार वीडियो को देख लेना। ये अच्छा ना लगे तो किसी और का वीडियो देखना, लेकिन एक बार ठान लेना कि 16 महाजनपद तो याद करके ही रहूँगा, समझ के ही रहूँगा कि ये किस चिड़िया का नाम है, तो समझ के ही रहना। 13वां यहाँ पर महाजनपद आता है अवंती। अवंती राज्य में आधुनिक मालवा और उसके निकट के मध्य प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार इनका राज्य उत्तर और दक्षिण के 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती वही जहाँ पर वो रहते थे बाहुबली जी? नहीं, ये इंदौर के पास की महिष्मती है, जिसे वर्तमान में महेश्वर कहते हैं। फिर 14वां महाजनपद आता है बत्स। बत्स राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक संपन्न राज्य था, जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगर कुछ बने ना तो इतना ही लिख देना कि ये राज्य बहुत प्रसिद्ध राज्य था और इसकी सीमाएं बहुत विशाल थी। यहाँ पर बहुत महान शासक हुए, बस। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसकी राजधानी आधुनिक इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी थी। यहाँ का शासक बुद्ध का समकालीन उदयन था, जो शुरू में बुद्ध से प्रभावित न था, परंतु जिसने बाद में उसके एक शिष्य से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उदयन एक योग्य, शक्तिशाली और विभिन्न कलाओं को जानने वाला राजा था। युधियन या फिर जो चंड प्रदोत है, इन दोनों के बारे में बहुत दिलचस्प कहानी हमें पढ़ने को मिलती है। उदयन हाथियों को कंट्रोल करने की कला जानता था, और चंड प्रदोत को जब इसके बारे में पता चला, चूंकि वे उज्जैन के राजा थे, तो उन्होंने उदयन को गिरफ्तार कर लिया या फिर अगवा कर लिया कि भाई चलो तुम
हाथियों को कंट्रोल करके दिखाओ और हमारे लिए ढेर सारे हाथी लाओ। लेकिन उदयन इतने चालाक राजा थे कि उन्होंने चंड प्रद्योत की बेटी को ही वो कर लिया, पसंद कर लिया और प्यार हो गया दोनों में और दोनों भाग गए। यानी कि चंड प्रद्योत को ना तो हाथी कंट्रोल हुए ना तो बेटी कंट्रोल हुई। एक तो तवा की भी गई और हाथ की भी गई वाली बात हुई चंड प्रद्योत के साथ। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, उदयन एक योग्य, शक्तिशाली और विभिन्न कलाओं को जानने वाले राजा थे। इसके बाद हम 15वां महाजनपद देखते हैं, जिसका नाम है कौशल। कौशल राज्य की सीमाएं प्रायः आधुनिक अवध की सीमाएं थी। कौशल राज्य सरयू नदी के कारण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी, जहां का शासक प्रसेनजित था, जो बुद्ध का समकालीन था। दोस्तों, मगध, इस समय के बड़े राज्यों में मगध भी एक राज्य था, जहां एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध के उत्थान के समय से भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों और बड़े बड़े सम्राटों का युग प्रारंभ होता है। उत्तर भारत में नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश के साम्राज्यों का निर्माण मगध में ही हुआ। इसकी राजधानियां गिरिव्रज, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र थी। मुख्य रूप से आप पाटलिपुत्र को राजधानी टिक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वंशों ने अलग अलग राजधानियां बनाई, लेकिन लंबे समय तक और जो एक बड़े समय तक और प्रसिद्ध शासकों के समय राजधानी रही वो पाटलिपुत्र थी। इस समय के प्रमुख जनपद अवंती, वत्स, कौशल और मगध थे, जो आगे चलकर बाकी जो 12-13 जनपद थे उन पर इन्होंने कब्जा करने का काम किया। दोस्तों, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक और शॉर्टकट रास्ते सिर्फ आपको चीज़ें समझने के लिए होते हैं, ना कि हमेशा उनका इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ऐसे भटकेंगे कि फिर दोबारा मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल कम ही करें और तभी करें जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो और बाकी चीज़ें याद हो। इसीलिए पहले 16 महाजनपद याद कीजिएगा और उनकी राजधानियाँ याद कीजिएगा, उसके बाद इस शॉर्टकट ट्रिक को भी याद कर लेना। देखो, काशी को अंग लगाकर, अस्मक यूं ही गंध उड़ाकर, अवंती कौशल कुरकुराकर, पंचमल में चेदी है, बज्जी बस को मगध बुलाकर, सूरसेन ने मत्स्य खाया, कंबोज अपने घर को जाकर। अब देखिए, काशी को अंग लगाकर, पहला महाजनपद काशी और दूसरा महाजनपद अंग। अस्मक यूं ही गंध उड़ाकर, अस्मक गंधार। अवंती कौशल कुरकुराकर, अवंती कौशल कुरु। फिर आता है पंचमल में छेदी है, पंचमल छेदी। बज्जी वत्स को मगध बुलाकर, बज्जी मत मगध। सूरसेन ने मत्स्य खाया, कंबोज अपने घर को जाकर। सूरसेन, मत्स्य, कंबोज, ये हो गए 16। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से ये 16 हो गए और ब्रीफ में ये हो गए महाजनपद और इनकी राजधानियाँ। तो हो चुका है आपको महाजनपद याद और अब आप बनने वाले हैं कलेक्टर और अपने दोस्त की सुटाई करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो था मजाक। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चीज़ों को बेहतर समझ पाए होंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो मैंने 2 शब्द बहुत गौर से पढ़े। पहला था प्रतिक्रिया और दूसरा था प्रतिसाद। प्रतिक्रिया वो होता है जब कोई आपसे कुछ पूछता है और आप झटपटा के उसका जवाब दे देते हैं, और प्रतिसाद वो होता है जब आप कुछ सोच समझ कर जवाब देते हैं। जैसे कि गर्लफ्रेंड ने पूछा, तुम गए थे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गया था, मैं तो सिर्फ चाय पीने गया था। तुम गए थे क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। तुम गए थे क्या? अरे नहीं यार, तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। भाई बात तो सुन ले, वो कहना चाह रही है कि तुम कॉलेज गए थे क्या, और ये सोच रहे हैं कि तुम किसी लड़की के साथ घूमने गए थे क्या। ये जो झटपटाहट है, ये जो तुरंत जवाब देने का तरीका है, ये प्रतिक्रिया है। ये हर जगह आपको नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर। और प्रतिसाद वो होता है जब आप चीज़ों को समझकर और सोच समझकर जवाब देते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा संयम के साथ जवाब देना सीखिए, और जहाँ पर प्रतिक्रिया देने की बात आए तो वहाँ पर प्रतिक्रिया भी दीजिए। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।